गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। जैसा कि अब तक हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं यूपी टेट को मद्देनजर रखते हुए, और सुपर टेट के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें, डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? अधिगम, यानी कि लर्निंग। तो अधिगम क्या होता है? अभ्यास व अनुभव के आधार पर होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं या जो कुछ भी करते हैं, अगर उससे हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है, किसमें से होने वाले व्यवहार, ठीक है जी, व्यवहार परिवर्तन, जो भी हम सीख रहे हैं या कुछ भी हमने काम किया है उससे जो हमें अनुभव हुआ है, उससे जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, वही हमारा अधिगम है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो अधिगम की प्रक्रिया एक सीक्वेंस में होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू कर दो। तो इसके कुछ पैटर्न है कि पहले अधिगम में ये प्रोसेस होगा, फिर ये। तो देखिए क्या है। पहला है अभिप्रेरणा, ठीक है जी। दूसरा उद्देश्य, तीसरा बाधा, चौथा है आपका विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, ठीक है। और फिर आएगा आपका पांचवा है पुनर्बलन, और छठा संगठन। तो अभिप्रेरणा से मतलब क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। आप क्लास में गए, भाई सिखाना आपको ही तो है और बच्चे को सीखना है, तो सीख कौन रहा है? बच्चा। अगर आप क्लास में गए, आपने जाते ही क्या पढ़ाना शुरू कर देंगे? बच्चा पढ़ने लग जाएगा? नहीं। अच्छा अधिगम कब होगा? जब आप बच्चे को मोटिवेट कर देंगे। पहले जाते एक दो ऐसे एग्जाम्पल दे जिससे बच्चे के अंदर पढ़ने के लिए उत्साह जागृत हो, बच्चा खुद अभिप्रेरित हो पढ़ने के लिए। या फिर किसी ऐसे महान व्यक्ति की स्टोरी बताएं, किसी बच्चे का एग्जाम्पल दें कि वो पढ़ा, ये सीखा, इस तरीके से कि बच्चा भी इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? उद्देश्य। जब आप बच्चा अभिप्रेरित हो जाएगा तो वो पढ़ने पे ध्यान देगा। दूसरा, आप उसे उसका गोल दें कि मतलब ये जो हमने सब्जेक्ट लिया है कि इसका गोल क्या है। अगर बच्चे के पास कुछ गोल होगा तो वो ज्यादा फोकस के साथ पढ़ेगा। आप खुद को ही ले लीजिए, अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम ना हो तो क्या आप इतने फोकस से पढ़ लेंगे जितने फोकस से आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास गोल क्या है? आपका यूपी टेट का एग्जाम, ठीक है जी। फिर अब जब बच्चे ने कोई गोल ले लिया है और
गोल चूज करने के बाद जैसे ही वो अधिगम की प्रक्रिया में जुटता है तो फिर आएंगी बाधाएं, ठीक है, रुकावटें रास्ते में। रुकावटें कैसी? अब मान लो जैसे बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, बच्चे के कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, यूट्यूब वगैरह से ढूंढेगा या कोई अच्छा टीचर ढूंढेगा। फिर मान लो उसे टीचर के रूप में मिल गए आप, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, आपसे पढ़ के बच्चे को संतुष्टि हुई और उसके टॉपिक्स क्लियर हो गए, तो ये बाधा भी खत्म हो गई, ठीक है। बाधा भी जरूर आएगी, कोई भी काम हो बाधा जरूर आती है। फिर विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, तो जब बाधा आएगी बच्चे के सामने तो वो क्या करेगा, इधर उधर खोजना शुरू करेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो जब संभावित अनुक्रियाएं करेगा, कहीं गूगल करेगा, कहीं यूट्यूब पे सर्च करेगा, किसी टीचर से पूछेगा, और फिर वो आपसे मिलेगा। आप जो है, आप बहुत ही ब्रिलियंट है, होनहार टीचर है, ठीक है, तो आप उसकी सारी प्रॉब्लमें दूर कर देंगे। तो जब बच्चे की संभावित अनुक्रिया सफल होगी, ठीक है, उसके बाद उसे क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, कि हाँ थोड़ा उत्साह आएगा। जब हमारा हम कोई वर्क कर रहे हैं उसमें जब हमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है तो हम और अंदर से मोटिवेट होते हैं ना, तो ये वही पुनर्बलन है। फिर बच्चा मोटिवेट होगा और उसके बाद क्या होगा, जो भी वो सीखेगा उसका अपने पास संगठन कर लेगा, धीरे धीरे करके पुराने में नया जोड़ता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अधिगम की प्रक्रिया के चरण। तब तक के लिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक करना बहुत जरूरी है भाई, और शेयर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप भी भविष्य में शिक्षक बनेंगे, आपको भी बच्चे चाहिए होंगे, और यहाँ जितने बच्चे जुड़ जाएंगे उसी में हमारा फायदा है और आपका भी फायदा है। अब देखेंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है जी, तो देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, चलता ही है, आप है, हम है, जब से पैदा हुए कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, और जब तक पृथ्वी पर हैं कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो वही अधिगम है, हम पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या आता है, हमारा अधिगम के अंतर्गत आता है, लर्निंग के। बचपन में लिखना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, आप खाना बनाना सीख रहे हैं, वो भी क्या है, लर्निंग है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मैकेनिक इसमें मान लो आपने कोई बिजली का तार जोड़ा, वो भी क्या है, सीखना है, क्योंकि पहले आपको नहीं आता था। आप जब भी कुछ नया करेंगे सब क्या आएगा, अधिगम में, ठीक है। सीखना परिवर्तन है, जब भी कुछ परिवर्तन आएगा आप जरूर सीखेंगे, और सीखने से भी परिवर्तन ही आएगा। सीखना सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक से मतलब क्या है कि भैया जो भी इस पृथ्वी पे है, इंसान है, कोई भी प्राणी है, जीव जंतु, वो क्या हमेशा सीखता रहता है। तो सार्वभौमिक से मतलब है कि सभी सीखते हैं। और क्या है, सीखना विकास है, विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब भाई आपने कुछ सीखा है, मान लो सपोज दैट कि आप किसी इंसान से मिले, इंसान हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है, मेरा मानना तो यही है। मान लो आप किसी से मिले हैं और अगले बंदे की पर्सनैलिटी से आप काफी इंप्रेस है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बोलने का तरीका, उसका मतलब अपनी बातों को रखने का तरीका, अंदाज आपको पसंद आया, तो आपने क्या किया, वो फॉलो कर लिया। तो जब आपने वो फॉलो कर लिया, भाई आपकी भी लुक चेंज हो गई, आप बाल पहले ऐसे रखते थे अब ऐसे कर लिए हैं आपने, और ड्रेसिंग सेंस एकदम बेहतरीन हो गया कि कैसे बोलना है और कैसे चलना है। तो विकास हुआ ना आपका, इन सब चीजें से डेवलप होगा आपके अंदर। सीखना अनुकूलन है,
सीखना अनुकूलन है भाई, हम देख के तो सीखते हैं, अनुकूलन करके। अनुकूलन एज लाइक अ नकल, कि हम किसी को दूसरे से देख के सीख रहे हैं। जैसे कि हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो देखेंगे समाज से तो सीखते हैं हम, कि कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो हम उसे देख के सीख लेंगे, ठीक है। तो यही है अनुकूलन। जब बच्चों को टीचर लैब में लेके जाता है तो ये थोड़ी है सीधा उनके हाथ में दे देगा प्रैक्टिकल के सामान कि लो भाई करो जो करना है, तो ऐसे थोड़ी होता है। पहले टीचर करके दिखाता है, बच्चे उसे देख के तो सीखते हैं, टीचर्स को देखते हैं बच्चे की टीचर्स ने कैसे किया है, उसके बाद जब टीचर कर देगा उसके बाद बच्चे उसी चीज को दोहराएंगे, तो वो क्या है, अनुकूलन। सीखना नया काम करना है। ठीक है जी। जब भी आप कुछ नया काम करेंगे वो क्या आएगा, वो भी तो सीखने क्या लाएगा। मान लो अब तक आप बाइक चलाते थे, अब आपने कार सीख ली है, तो वो भी क्या है, सीखना ही तो हुआ, ठीक है। और सीखना ये नहीं कि कोई काम आपको आता है केवल वही सीखना है। अब तक आप किसी काम को किसी और तरीके से कर रहे थे, अब दूसरे तरीके से कर रहे हो, तो वो भी क्या है, वो भी सीखने के अंदर ही आएगा। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल है जी। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। आप यहाँ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट सीख रहे हैं या मतलब पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि बच्चे के बारे में जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य है कि आपको कल एक अच्छा शिक्षक बनना है कि नहीं। तो ये आपका क्या हुआ, उद्देश्य है। उद्देश्य से चीजें और ज्यादा अच्छे से सीखी जाती हैं। अगर उद्देश्य ना हो तो आप चीजों को कल पे टाल दो, नहीं भाई कल पढ़ लूंगा। लेकिन अब आपको पता है कि भाई 20 दिन सारे बचे हैं, हमारे एग्जाम है, तो पढ़ लें, चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, और क्या है। सीखना अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल है जी। पहले आपको साइकिल चलानी आती थी तो आपको साइकिल चलाने का अनुभव था, अब आपने बाइक चलानी सीख ली, ठीक है। तो जो साइकिल चलानी आती थी आपने उस अनुभव का भी उसमें इस्तेमाल किया बैलेंस करने के लिए, और दूसरा अब तुम्हें बाइक चलानी आ गई, गियर वगैरह की नॉलेज हो गई, तो वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो आपने स्टोर कर ली, उसी के साथ में संगठन कर लिया। तो सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन है, ठीक है। सीखना क्या है, सीखना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, ठीक है जी, लाइफ टाइम प्रोसेस है लर्निंग। सीखना परिवर्तन है, भाई आप अगर लर्निंग कर रहे हो तो चेंजेस तो जरूर आएंगे, ठीक है। और उस लर्निंग का फायदा नहीं कि आपके अंदर चेंजेस ना आए। और लर्निंग केवल वही है जो आपने कुछ भी सीखा और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन भी कैसा, जिससे आप समाज में समायोजन कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब नेगेटिव तुम्हारा चेंजेस आ रहे हैं व्यवहार में और आप समाज में समायोजन कर नहीं पा रहे, तो वो अधिगम नहीं हुआ। केवल सकारात्मक चेंजेस होने चाहिए जिससे कि आप समाज में समायोजन कर सकें, ठीक है। ठीक है जी। और क्या है, सीखना सार्वभौमिक है, भाई हर प्राणी सीखता है लाइफ टाइम कुछ ना कुछ। सीखना विकास है, अगर आप लर्निंग करते हैं तो डेवलपमेंट होगा ही। सीखना अनुकूलन है, आप देख के भी सीखते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था प्रैक्टिकल का, ठीक है। सीखना नया काम करना है, जब भी आप कुछ नया काम करते हैं दैट मीन्स कि आप सीखते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, भाई बिल्कुल, अगर आपके पास गोल है, एम है आपका कुछ, तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, तो सीखना उद्देश्यपूर्ण भी है। सीखना अनुभवों का संगठन है, ठीक है जी। आपके पास जितना भी आपका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप उसे मतलब इकट्ठा करते रहते हैं, जो भी चीजें सीखते हैं वो सब आपके अनुभव में आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बस आप जुड़े रहें, अपना विश्वास बनाए रखें, मैं जितना कराऊंगा आपकी समझ में एक एक चीजें आएंगी, बस डिपेंड करता है कि आप फोकस कितना करते हैं पढ़ने में।
अब आ जाइए सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अब भाई जब आप सीख रहे हैं तो लर्निंग पे इफेक्ट भी पड़ता है, कभी आप ज्यादा सीखते हैं कभी कम सीखते हैं, तो जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पे ध्यान देंगे। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ओहो भाई हमारी लाइन में ना टेढ़ी चली जाती है, अभी बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं हुई है। तो अब जब हम जो अधिगम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कौन सी लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं? जो स्कूल में लर्निंग होती है, हम कराते हैं, बच्चे करते हैं। तो जो भी प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो हमसे संबंधित होंगे या बच्चों से संबंधित होंगे, है कि नहीं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक जो बच्चे से संबंधित कारक है, दूसरा जो शिक्षक से संबंधित कारक है, और तीसरा आपका रहेगा जो पाठ्यक्रम, जो हमें वहां पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम पढ़ाना है उससे संबंधित रहेगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1 पे है आपका अध्यापक से संबंधित, सॉरी पहले लेंगे हम विद्यार्थी से संबंधित कारक। ठीक है, विद्यार्थियों से संबंधित कारक। ठीक है, तो ये कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। पहला होगा आपका क्या? सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा। ठीक है, दूसरा आपका होगा शैक्षिक योग्यता। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। तो ये क्या था? शैक्षिक योग्यता हो गया दूसरा। तीसरा है हमारा आकांक्षा का स्तर। ये आकांक्षा का स्तर किसी लड़की का नाम नहीं है, कभी आकांक्षा का स्तर देखने लगो। ठीक है भाई, आकांक्षा यानी कि कितनी रुचि है उस सब्जेक्ट में। बुद्धि, बुद्धि भी इफेक्ट डालेगी बच्चे की कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है। और 5वां है आपका संवेगात्मक स्थिति। हाँ, तो पहला क्या है? सीखने की इच्छा। अब बच्चे की सीखने की इच्छा कितनी है? मान लो कब एक दिन बच्चे का मूड है, बच्चा सीखने के फुल मूड में है, तो उस दिन बच्चा ज्यादा सीख लेगा। अगले दिन बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चे को खाने थे क्या? आलू के परांठे, मम्मी ने टिफिन में दे दिए बैंगन, बैंगन की सब्जी। ठीक है, बच्चा बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं करता, बच्चे का मूड खराब, वो नहीं, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। और उसने जब दूसरा मम्मी से डांट और खा गया रहा, उसने कहा मम्मी ये आलू बैंगन क्यों दे दिया, मुझे बैंगन नहीं खाना। मम्मी ने एक आधा लगा दिया है, धमका दिया है कि चुप खा ले, मेरे पास सुबह सुबह इतना टाइम नहीं है। अब बच्चा आ तो गया स्कूल, लेकिन उसका मूड तो वैसे ही खराब है। मैडम क्या पढ़ा रही है, बस वो क्लास में प्रेजेंट है, माइंड प्रेजेंट नहीं है उसका। 1-2 पीरियड्स तो यूं ही चले जाएंगे। फिर आएगा शैक्षिक योग्यता, कि भाई आपने देखा होगा, आप लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं, कि जैसे कि आप 9th 10th में हैं, तो जिन बच्चों की मैथ्स और साइंस में रुचि रहती है वो थोड़ा सामाजिक विज्ञान से बचते हैं, और जिनकी सामाजिक विज्ञान में ज्यादा रुचि रहती है वो तुम्हारा मैथ से बचते हैं। तो जो बच्चे लॉजिकल सोचते हैं उन्हें मैथ और साइंस तो अच्छा होता है, उसमें वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश भी काम चला लेते हैं वो। लेकिन जब बात सामाजिक विज्ञान की आती है तो भाई वे कहते हैं कि जब मान लो कि हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के मर गया, कि भाई हुमायूं मर गया तो मैं क्या करूं, नहीं ये वाली बात रहती है, ये जब मरा तब मरा, अब इसका क्या फायदा है।
तो बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है कि सब सब्जेक्ट वो पढ़े तभी टॉपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें शिक्षक का काम होता है कि घर वालों को समझाए कि आपके बच्चे की रुचि इन इन विषय में है, इनमें नहीं है, तो ज्यादा दबाव ना डालें उस विषय के प्रति, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान नहीं जाएगा। आकांक्षा का स्तर, कि किसी भी चीज को सीखने का बच्चा कितनी रुचि ले रहा है वो निर्भर करेगा। अब मान लो आपने 2-3 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, किस लिए, कि म्यूजिक क्लास है भाई, तुम्हें हमारी क्लास से इतने बच्चे जाने एक मतलब कुछ भी नाम ले लो, आरव तुम भी जाओगे क्लास में बेटा, और आरव को सिंगिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या वहां ध्यान देगा सुरताल पे? बिल्कुल नहीं देगा। और जिस बच्चे का इंटरेस्ट है वो पूरा ध्यान देगा, भग भग के आगे चल चल के मैम मैं जाऊंगा, मैं करूं, ये करूं, तो रुचि लेगा, आगे आगे बढ़ के हिस्सा लेगा। बुद्धि, अब मानसिक स्तर, जिस बच्चे का मतलब बौद्धिक अच्छी है कि मानसिक लेवल अच्छा है, बच्चा इंटेलिजेंट है, तो वो भाई ज्यादा सीख लेगा, और वहीं जिस बच्चे का थोड़ा मानसिक स्तर कम है वो थोड़ा कम सीखेगा, तो बुद्धि का भी इफेक्ट पड़ेगा। संवेगात्मक स्थिति यानी कि इमोशंस, कि बच्चा का जो मतलब इमोशनल सिचुएशन है वो कैसी है। अब मान लो कि बच्चा घर से पिट के आया है, मूड खराब है, जैसे मैंने वो दिया था, तो उस समय भी इमोशंस बच्चे के ठीक नहीं है। या फिर मान लो मम्मी पापा की घर में लड़ाई रहती है रोज, और बच्चा वो सब चीजें देखता है, तो बच्चे का पूरे दिन क्लास में मन नहीं लगता, बच्चा उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रहता है और डिस्टर्ब रहता है, बच्चा तनाव में रहता है, तो वो सब चीजें भी इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये है। अब ये तो हो गए कुछ विद्यार्थी से संबंधित कारक। अब बाकी के, अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा कि जो शिक्षक से संबंधित कारक हैं। भाई शिक्षक का भी तो मूड होता होगा किसी दिन पढ़ाने का, किसी दिन नहीं, या शिक्षक को भी तो कुछ समस्याएं आती होंगी, अब उन्हीं के विषय में डिस्कस करेंगे। और आपको बच्चों नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज फ्रेंजी, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी से टेलीग्राम चैनल है। बाकी हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा सकते हो। अब आएगा आपका अध्यापक से संबंधित कारक। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप मिनिमम 360 पे तो क्वालिटी रखें ही, जिससे आपको क्लियर दिख सके। ठीक है जी, तो इसमें कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं जरा। पहला है विषय का ज्ञान, कि अध्यापक को विषय का ज्ञान कितना है। दूसरा है जी आपका अध्यापक का व्यवहार। फिर आ जाएगा आपका शिक्षण विधि। सिखाने की इच्छा। और क्या क्या हो सकता है? फिर आ जाएगा हमारा कि शिक्षक की शिक्षक का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है जी। अब जैसे विषय का ज्ञान हो गया, अगर टीचर को विषय का ज्ञान कम है, अब टीचर पढ़ा रहा है सब्जेक्ट्स को, से आया किताब पढ़ के चला गया, तो उसका कुछ बेनिफिट तो है नहीं। भाई ऐसे तो बच्चे खुद भी पढ़ सकते थे, अगर उन्हें बुक्स ही पढ़नी थी, आपका क्या यूज है? अगर आपको विषय की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप विषय को इंटरेस्टिंग बना देंगे। पहले उसकी एक प्रस्तावना बना देंगे आप, कि बच्चा जिससे इंटरेस्ट ले, और कि बच्चे के पहले ज्ञान से जोड़ते हुए टीचर चलेगा। अगर उसे सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज है तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। अध्यापक का व्यवहार, अब कुछ अध्यापक होते हैं ना चिड़चिड़े से, कि और कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनसे तो वो खुश होते हैं, और जो बच्चा थोड़ा लेट सीख रहा है या उसे बार बार अभ्यास की जरूरत होती है तो उनसे कुछ शिक्षक होते हैं कि नहीं
तो बुद्धू है, चल तुझसे नहीं आएगा ये, इस तरीके से, तो वो भी तो भाई डिपेंड करता है कि वो बच्चा पिछड़ जाएगा, सबको साथ में लेके चलना है। तो अध्यापक का व्यवहार भी मैटर करता है कि जो शिक्षक का बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। ठीक है जी। शिक्षण विधि, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण विधि किस बच्चे के लिए कैसी यूज करनी है। एक तो मानसिक स्थिति के हिसाब से, दूसरा कि बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब आप प्राइमरी में व्याख्यान विधि इस्तेमाल करने लगो, जो 11th क्लास में दी जाती है कि टीचर्स आया और व्याख्या करके पूरी समझा के चला गया, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल पे थोड़ी ना भाई बच्चा व्याख्यान विधि समझ लेगा, वो तो बोर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं टीचर क्या कर रहा है, बच्चा अपने रामधुन में लग रहा है। तो कैसी होनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्लास एक्टिव होनी चाहिए, कि बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछते रहो, उन्हें खेल खेल में चीजें सिखाई जाए, है ना, कि खेल खेल के पोएम याद करा दो, खेल खेल में ऐसे एक्टिविटीज वगैरह करा के सिखाने की इच्छा। अब टीचर की सिखाने की इच्छा कैसी है वो भी निर्भर करेगा। अब मान लो घर से वो लड़के आया अपनी बेगम से, टीचर मूड खराब है, सिखाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो अधिगम कहाँ से होगा, ये भी तो बात है। फिर आ जाता है आपका सीखने का शिक्षक का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। अगर शिक्षक को बुखार है या कोई और प्रॉब्लम है, शारीरिक थकान वगैरह है, तो भी भाई लर्निंग उस तरीके से नहीं होगी जैसे एक स्वस्थ शिक्षक करा सकता है मूड के साथ में। और अगर मानसिक तनाव है कि प्रेशर में रहता है टीचर किसी प्रकार के, तो भी इफेक्ट पड़ता है। आप समझदार हैं, समझते हैं किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो आगे चलते हैं। हमने देख लिया शिक्षक से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित, अब देखेंगे पाठ्यक्रम से संबंधित या विषय वस्तु से संबंधित क्या क्या कारण होंगे। बताइए आप लोग क्या क्या कारण हो सकते हैं। भाई आपका कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे पढ़ाने में कुछ कमी नजर आ रही हो या आपकी कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी उत्तरों का जवाब, सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। विषय वस्तु से संबंधित कारक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला कि विषय वस्तु की प्रकृति, दूसरा लाइव एग्जाम्पल या जीवन संबंधित उदाहरण, ठीक है जी। तीसरा क्या होगा इसमें हमारा, पूर्व अधिगम, यानी कि प्रीवियस लर्निंग। चौथा आएगा विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर। भाई पहला है जैसे कि विषय वस्तु से संबंधित कि विषय वस्तु की प्रकृति। अब मान लो कोई भी आपने क्लासेस अभी शुरू हुए हैं, बच्चे नई क्लास में आए हैं, आप टॉपिक्स लेके आए और आपने कोई टॉपिक ले लिया टफ सा, या ऐसे मान लो आपने जो भी जैसे बुक में था उसी हिसाब से पहला चैप्टर उठा लिया है, लेकिन थोड़ा चैप्टर ठीक ठाक है और कुछ बच्चों को तो नॉलेज है, उन्होंने पिछली क्लास में ठीक से पढ़ा था और कुछ ने पिछली क्लास में पढ़ा ही नहीं, उससे संबंधित चैप्टर है। तो अब ऐसे में क्या होगा, बच्चों को एकदम दिख रहा है भाई ये क्या आ गया, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो एकदम इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब भी कुछ बच्चा नई चीज सीखता है ना, उसके बारे में उसे नहीं पता होता तो वो एकदम डरा सा हो जाता है, यार ये क्या है।
तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैटर्न में सिलेबस कंप्लीट करो, पहले कोई इजी टॉपिक उठा लो जिससे बच्चे को इंटरेस्ट बने और बच्चा अच्छे से समझ सके, उसके पिछली नॉलेज से जोड़ते हुए हमें चलना चाहिए। दूसरा लाइव एग्जांपल, जीवन संबंधित उदाहरण। तो होता क्या है कि बच्चे को अगर आप एग्जांपल दे रहे हो, मान लो आपने कुछ भी पढ़ाया, पर्यावरण पढ़ा रहे हो आप, तो उसके जीवन से संबंधित एग्जाम्पल लेने चाहिए कि भाई देखो ये पेड़ पौधे हैं, इस तरीके से होते हैं कि इनके लिए धूप वगैरह बहुत जरूरी है। तो क्या कि आप देख सकते हो कि एक पेड़ को आप घर के बाहर रख के देख लो आंगन में, और उसे पानी वानी ठीक से दो, खाद वाद करो, निराई गुड़ाई, और एक को आप कमरे में रख लो जहां उसे धूप पानी ठीक से ना मिले, तो बच्चा समझ जाएगा। इस तरीके से आप अगर जीवन से जोड़ते हुए बताओगे कि भाई अंदर वाला जो पौधा है वो नहीं बढ़ा, बाहर वाला बढ़ गया, तो ये सब चीजें मतलब जीवन से संबंधित होनी चाहिए चीजें। पूर्व अधिगम, अभी मैंने बताया कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए, तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। जब आप पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने जा रहे हो, तो पहले आपने देखा जैसे कि आप वो अपना बनाते हो ना लेसन प्लान सभी, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चंस पूछते जाते हैं कि जिससे बच्चों को अपने टॉपिक्स पे ला सके, तो पूर्व अधिगम से जोड़ते हैं ना। पहले जो सीखा हुआ था होता है विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर, यानी कि अब भाई कोई भी सब्जेक्ट से उसके कुछ टॉपिक्स कठिन होते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आते हैं, जिनसे बच्चों को डर लगता है, तो उन्हें थोड़ा अच्छे से समझाएं, टाइम ज्यादा दें और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं। तो ये सब क्या है, विषय वस्तु से संबंधित जो भी कारक हैं जो हमारी लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। अब चौथे क्या है, विषय वस्तु से संबंधित कारक हो गए भाई। अब पर्यावरण नाम की भी तो कोई चीज है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इफेक्ट करेगा, सही बात है। भाई कहना ना पड़े बार बार, क्लास को अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें। ये तो इतना तो आपका हक बनता ही है, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो थोड़ा सा हाथ हिला दें। और ऐसा ना है कभी कोई 2 बार लाइक कर दे, कुछ होते हैं ऐसे भी एक ही बार लाइक करनी है क्लास कि लो जी मैंने 2 बार कर दिया, आप 1 बार कह रहे हो, तो ना ऐसा एहसान ना करना। वातावरण से संबंधित कारक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहले आ जाएगा आपका भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, ठीक है जी। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण, ठीक है जी। और ये आपका लास्ट उचित सामग्री व सुविधाएं। तो ये कुछ कारण है जो वातावरण से संबंधित है। अब की भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण से क्या मतलब होता है, कल की क्लास में हमने बताया था आपको वातावरण के प्रकार, उसमें एक क्या था, भौतिक वातावरण भी था, जो हमारे आसपास वस्तुएं या जो भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि रूम हो गया, पंखा हो गया हमारा, है ना। तो ये सब क्या है, भौतिक वातावरण। अब मान लो टीचर को आज पढ़ाना है कि आज भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई अच्छा सा टॉपिक टीचर लेके आया है और गर्मी इतनी है, अचानक से लाइट चली गई, टीचर क्लास में आया, लाइट चली गई, बच्चे पसीने में, जिस कॉपी में बच्चे नोट्स बना रहे थे उसी से वो हवा करने लग रहे हैं, तो कहाँ पढ़ने में ध्यान लग रहा है। तो अब भाई टीचर कितना भी मूड से पढ़ा ले, अब ये थोड़ी है कि टीचर पंखा भी साथ लेके आएगा हिलाने के लिए उनके ऊपर। दूसरा पारिवारिक वातावरण, बच्चे, मैंने जैसे पहले भी बताया कि बच्चे के घर में अगर कुछ मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई और इश्यू है या कोई हादसा घटित हो गया है, तो बच्चे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं चीजों से, क्योंकि ये सब चीजें उनकी समझ में नहीं आती हैं। तो अब वो पारिवारिक वातावरण भी उनके अधिगम में इफेक्ट डालेगा। दूसरा, अब मान लो ये है कि आप स्कूल से सीख के गए, मतलब आपने बच्चे को स्कूल से सिखा के भेजा, अब किसी के पेरेंट्स पढ़े हुए हैं और अवेयर हैं चीजों से कि बच्चे पे ध्यान देते हैं,
उन्होंने वही चीज बच्चे को एक बार रिवाइज भी करा दी, अच्छे से पूछ लिया क्या पढ़ाया, और बच्चे के साथ फ्रेंडली भी रहते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं, तो बच्चा जो है ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा पढ़ने में अच्छा होगा, अच्छा अधिगम होगा उसका। और वहीं एक माँ बाप ऐसे हैं कि पढ़ता हो पढ़ ले, नहीं पढ़ता तो चल ठीक है, जहाँ जो हो रहा है ठीक है, स्कूल से तो हो गया आ गया। कि कुछ बच्चे तो, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि घर का माहौल शांत बना रहे, आगे यहाँ आतंक न डाले, कि 6 घंटे 6-7 घंटे शांति बनी रहेगी। तो कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं, तो अब उनका बच्चा भाई सीधी सी बात है कम सीखेगा, क्योंकि उसे क्या दिक्कत आ रही है, घर जाओ बस्ता फेंको, खेलने चल रहे हैं। सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण, सामाजिक से मतलब कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अपने घर की ही चीजें डिस्टर्ब करेंगी, आस पड़ोस में मोहल्ले में भी कुछ चीजें बच्चा जैसे देखता है तो बच्चा सोचता है, क्योंकि भाई बच्चे के अंदर होती है क्यूरियोसिटी नई नई चीजों को सीखने की। और जब कोई चीज बच्चे के सामने पहली बार होगी, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बच्चा उसके बारे में थिंकिंग करता है और कुछ चीजें बच्चे के दिमाग पे ऐसे छाप छोड़ देती है कि बच्चा उन्हीं में उलझ जाता है। तो मान लो रास्ते में आते हुए उसने कुछ देख लिया है ऐसा कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था और दो दो लोग दारू वारू पी के सिर पर फोड़ दिया है, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं। संवेगात्मक स्थिति वही है कि बच्चे के इमोशंस कैसे हैं, कि बच्चा आज सीखना चाह रहा है या नहीं, कोई उसके साथ ऐसी घटना हो गई मम्मी से पिट के आया है कि ये तो भाई नहीं लगेगा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी। आप खुद को ही ले लो। उचित सामग्री व सुविधाएं, अब भाई देखिए प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उनमें सब सुविधाएं प्रोवाइड होती है, चेयर बेंचेस एसी वगैरह सब चीज ओके होती है, तो बच्चों को कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अब सरकारी स्कूल में इन चीजों की थोड़ी सुविधाएं कम होती है, कहीं बेंचेस चेयर्स वगैरह की भी सुविधा नहीं है, गर्मी में पंखे नहीं हैं, और पंखे हैं तो भाई लाइट चली जाती है गांव ग्रामीण इलाकों में, तो इन्वर्टर वगैरह की सुविधा नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, अच्छे से बोर्ड वगैरह नहीं है, ये सब चीजें। तो बस यही है जो अधिगम आज हमने पढ़ा, अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और अधिगम किस एक प्रोसेस में होता है, तो हमने अच्छे से समझ लिया। बाकी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मतलब नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर कर देना, और बस ठीक है, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर।